हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है विलियम का वाष्पदाब एवं राउल्ट का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियम का वाष्पदाब। विलियम का वाष्पदाब है क्या? विलियम का वाष्पदाब जनरली हम एक प्रैक्टिकल करते हैं घर में कि यदि हम किसी द्रव को लें, मान लो पानी लिया हमने और पानी को हम गर्म करने के लिए रख दें। पानी को गर्म करने से पहले हमने उसको एक प्लेट से ढक दिया है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि शुरू में प्रारंभ में पानी का आयतन कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह स्थिर रहता है। जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं, किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, तो जब हम ढककर गर्म करते हैं, उस पात्र को ढक देते हैं और गर्म करते हैं, तो शुरू में क्या होता है, प्रारंभ में पानी का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद पानी का आयतन स्थिर हो जाता है। यह क्यों हुआ? तो इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे ही पानी को गर्म किया गया, पानी के अणु भाप में परिवर्तित हुए। वह भाप के अणु यहाँ इस पात्र की दीवार जो ढकी हुई प्लेट है, यह ढका हुआ पात्र उस पर जमा हुए। कुछ समय बाद वो ठंडे हुए और ठंडे होकर फिर पानी में मिल गए। इसलिए पानी का आयतन कम नहीं हो रहा, पानी का आयतन स्थिर है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। सबसे पहले पानी के अणु भाप बनकर ऊपर गए, इसे हम वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। और जैसे ये भाप के अणु ठंडे होकर पुनः पानी में मिल गए, इसे हम संघनन की क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। इसे कहा जाता है साम्यावस्था। वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाओं का एक साथ होना साम्यावस्था कहलाता है। अब यहाँ पर जो हमने ये लिया, ये तो पानी है, पानी भी शुद्ध विलायक। यहाँ पर जो हमने पहले गर्म किया वह शुद्ध विलायक है। मतलब यहाँ पर जो भाप के अणु बनी है, वो भाप के अणु पात्र की दीवार पर एक दाब आरोपित कर रहे हैं, जिसे हम वाष्पदाब कहते हैं। तो वाष्पदाब की परिभाषा क्या होगी? वाष्पदाब की परिभाषा होगी कि किसी दिए हुए ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्पदाब कहलाएगा या वेपर प्रेशर कहलाएगा। मतलब जो भाप है, जो वाष्प है, वह वाष्प यहाँ पात्र की दीवारों पर एक दाब आरोपित कर रही है, जिसे हम वाष्पदाब कहते हैं। तो ये वाष्पदाब है। अब दूसरा प्रैक्टिकल हम क्या करें? मान लो हम एक दूसरा पात्र लें यहाँ, ठीक है। इसमें अब हमने केवल पानी नहीं लिया है, यहाँ पर हमने शक्कर का विलयन लिया है, शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर जो पानी है यह विलयन है। अब विलयन में क्या है? विलयन में H2O प्लस शुगर मतलब पानी, शक्कर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है। अब मैंने गर्म कर दिया और इसको भी ढक दें, इसको भी हम ढक दे रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि किसका वाष्पदाब ज्यादा होगा? केवल शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का वाष्पदाब ज्यादा होगा? विलयन का वाष्पदाब ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं जैसे ही हम विलयन को, यदि हम ये दोनों प्रैक्टिकल एक साथ करें तो हम पाएंगे कि विलायक का वाष्पदाब ज्यादा है। किसकी तुलना में? विलयन की तुलना में। मतलब विलयन का वाष्पदाब कम होगा। विलयन में चूंकि हमने विलयन जो है, इसमें पानी में शुगर को मिलाया गया है। मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों है, जबकि इसमें क्या है? केवल प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के वाष्प द्वारा डाला गया वाष्पदाब ज्यादा होगा इसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम
विलयन में कोई विलायक में मतलब पानी में कोई अवाष्पशील विलय मिला दें, अवाष्पशील विलय मीन्स सुगर, जिसका वाष्पीकरण ना हो पाए, उसको हमने यहाँ मिला दिया। अब हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से क्या होगा, यहाँ जो अणु हैं इस विलयन की सतह पर जो अणु मौजूद हैं वो अणु केवल किसके हैं, वह अणु केवल पानी के हैं, विलायक के हैं, ना कि सुगर के। क्यों? क्योंकि सुगर तो अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील विलय कभी भी वाष्पीकृत नहीं हो। यहाँ जो अणु है वो केवल पानी के, पानी मीन्स विलायक, और विलायक के अणुओं की संख्या कम है। विलायक के अणुओं की संख्या कम होने का मतलब है कि यहाँ पर वाष्पीकृत अणुओं की संख्या कम है। जब वाष्पीकृत अणुओं की संख्या कम होगी तो यहाँ पर जो दाब बनेगा वो कैसा होगा, कम होगा। इसलिए शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा, मतलब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में आने वाली कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है या वाष्प दाब में कमी कहलाती है। किसी भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में आने वाली कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो द्रव की सतह पर वाष्प के अणु वो केवल किसके हैं, विलायक के हैं। विलायक के अणुओं की संख्या कम है, अणुओं की संख्या कम होने का मतलब है वाष्पीकृत अणुओं की संख्या कम है। इसलिए यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है, वेपर प्रेशर पड़ रहा है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम कहेंगे कि वाष्प दाब में कमी आ गई। इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब वाष्प दाब में अवनमन और विलयन की क्षमता, इसके संबंध में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या था राउल्ट का नियम, वो अब हमें आगे पढ़ना है। तो देखें, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट ने कहा, राउल्ट ने चूंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए दिया, उसने दिया था द्रव विलयन के लिए भी और ठोस द्रव विलयन के लिए। लेकिन जो हम ये नियम पढ़ रहे हैं ये हम केवल ठोस द्रव विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब राउल्ट ने कहा कि जब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला हुआ है, तो जब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, मतलब वही, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, जो हमने सेकेंड सॉल्यूशन दिया वही है, मतलब H2O प्लस सुगर। अब ये विलयन बन चुका है। तो इसी विलयन के लिए राउल्ट ने नियम दिया। यह क्या है? यह एक ऐसा विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ घुला हुआ है। अवाष्पशील विलय पदार्थ में सुगर घुली हुई। तो राउल्ट ने कहा कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब, हम विलयन का वाष्प दाब कहें या विलायक का वाष्प दाब कहें, वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल विलायक के अणु ही अपना दाब डाल रहे हैं, जिसे हम वाष्प दाब कह रहे हैं। मतलब यहाँ इसके द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? विलायक का वाष्प दाब ही कहलाएगा। तो हम विलयन का वाष्प दाब कहें या विलायक का वाष्प दाब कहें, दोनों एक ही चीज है। तो राउल्ट ने कहा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, मतलब H2O यहाँ पर विलायक है, तो इसी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। और ये हमने आपको पहले भी बताया है कि हम विलायक को A से दर्शाते हैं, कैपिटल A। तो राउल्ट के नियम का जब हम गणितीय व्यंजक देखते हैं तो देखें हम विलयन लिखें या विलायक का वाष्प दाब लिखें। हमने आपको पहले बता दिया है, चाहे हम विलयन लिखें चाहे विलायक लिखें, एक ही चीज है। तो विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? विलायक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा।
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलायक के लिए हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और मूल प्रभाज भी x, मूल प्रभाज मतलब मूल फ्रैक्शन, इसके लिए हम x। तो राउल्ट ने किसी आवाशशील विलेय के लिए दिया, उसने कहा कि आवाशशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आवाशशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती, मूल प्रभाज मीन्स x के समानुपाती होता है। अब हम विलयन का वाष्प दाब कहें या विलायक का वाष्प दाब कहें, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि आवाशशील विलेय युक्त विलयन में विलेय का कोई योगदान नहीं होता, मतलब विलेय के अणुओं द्वारा विलयन का वाष्प दाब प्रभावित नहीं है। विलयन के वाष्प दाब में कमी आएगी, लेकिन राउल्ट के नियम में विलेय का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसने कहा कि हम विलायक का वाष्प दाब कहें या विलयन का वाष्प दाब कहें, दोनों सेम है। तो हम लिखते हैं यदि विलयन का वाष्प दाब P है, विलायक का वाष्प दाब भी P है, विलयन का वाष्प दाब PS लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ विलायक का वाष्प दाब लिखेंगे। और हम जानते हैं A मीन्स विलायक, मूल प्रभाज के लिए x से दर्शाते हैं, तो PA समानुपाती x या PA बराबर K इंटू x। तो K क्या है? K एक स्थिरांक है। अब हम जानते हैं शुद्ध विलायक के लिए x A बराबर 1 होता है और P A बराबर होता है P नॉट A। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम, शुद्ध विलायक मीन्स केवल पानी, तो वो शुद्ध विलायक है। लेकिन यदि हम विलयन में कहें पानी का वाष्प दाब तो विलयन में कम हो जाता है। विलयन में यदि हम पानी का वाष्प दाब देखें तो वो कम हो जाएगा, जिसे हम PA से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू P नॉट A, मतलब ये शुद्ध विलायक के लिए। अब यदि हम XA और PA का मान समीकरण 1 में रखें, यदि XA और PA का मान समीकरण 1 में रखें तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, रख के देखें क्या होता है। रखिए, PA के स्थान पर रखेंगे P नॉट A, तो हो जाएगा P नॉट A इज इक्वल टू K इंटू 1 या K इंटू 1 क्यों रखा? x से बराबर हमने 1 लिया। अब क्या हो जाएगा, मतलब K बराबर आ जाएगा आपका P नॉट A। इस K का मान समीकरण 1 में रख दो, K बराबर P नॉट A है, K के स्थान पर हम P नॉट A रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में K का मान रखना, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये था राउल्ट का नियम, यही राउल्ट का नियम था। तो राउल्ट के इस नियम के अनुसार जो समीकरण मिला है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि किसी भी आवाशशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम इसे शब्दों में कहें तो आवाशशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम था। तो एक बार फिर से सुने, राउल्ट ने क्या कहा? राउल्ट ने किसी आवाशशील विलेय युक्त विलयन के लिए यही नियम दिया। उसने कहा कि आवाशशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। P या PA, अब दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी विलायक में आवाशशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय के अणुओं का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए हम चाहे P लिखें चाहे PA लिखें। तो यहाँ हमने लिखा PA इज इक्वल टू x, PA इज इक्वल टू K इंटू x। K क्या है? स्थिरांक। शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है? शुद्ध विलायक के लिए x से बराबर
अवाष्पशील विलयन युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार विलयन के वाष्प दाब पढ़ा हमने एवं राउल्ट का नियम, दोनों में क्या संबंध है, किस तरीके से हम बता पाते हैं, वह यहाँ। नेक्स्ट हम